अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In previous lecture we completed somehow 80% of chapter number 4, that was cash flow and financial planning. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding the topics or remaining topics of chapter number 4. The very first thing is basically the financial planning process. As long as financial planning process is concerned, you are more concerned about the arrangement of finance for your future activity. You may say कि सर हम अपनी करंट ईयर के लिए भी तो फंड्स को क्रिएट करते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए. हाँ चाहिए, हमने फ्यूचर के लिए भी करना है, लेकिन जब हम प्लानिंग का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो मोर टिल्ट होता है, उसका जो रुझान होता है डैट इज़ मोर टूवर्ड्स द फ्यूचर एक्टिविटी या लॉन्ग टर्म एक्टिविटी. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग एक्टिविटी भी इसी का ही पार्ट है. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स व्हाट यू हैव डिसाइडेड रिगार्डिंग द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, व्हाट यू हैव डिसाइडेड रिगार्डिंग द sources of your funds. Sources of funds may means what are the sources of finance, debt and equity, we have the idea. So what will be the ways, what will be the channels that can help you to arrange that fund. हमारा मेन बात, हमारी मेन डिस्कशन इसी बात से रिलेट करती है. ठीक है, जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास डेट एंड इक्विटी आती है. अब हम जब डेट की बात करेंगे तो ज़्यादा हमारा रुझान क्या होता है कि हम बैंकिंग सेक्टर से ही डेट अरेंज करने की कोशिश करते हैं. जब हमारी इक्विटी की बात आती है हम कहते हैं कि जी ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास है, हमने अपने शेयर्स को इशू करना है और वहाँ पे लोग उसे परचेज और सेल करेंगे. ठीक है, जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की टाइप्स के ऊपर आएँ तो हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ दो ही टाइप्स हैं. एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसमें क्या है कि वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल प्लान फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, ग्रेटर देन वन फाइनेंशियल ईयर. तो लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट वही वाला जो अब तक हम बार बार पढ़ते आए हैं, वही डिस्कशन या वही टॉपिक बार बार चल रहा है कि एज वेन एवर देर विल बी अ फाइनेंशियल प्लानिंग, वेयर देर विल बी फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वेयर देर विल बी एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट यू वांट टू क्रिएट for more than one financial year, whether it will be the inflow or outflow. अब financial planning doesn't mean कि you have always a concept of inflow. inflow लाजमी नहीं है, मतलब आपने आउटफ्लो भी क्रिएट करने हैं, आपने फ्यूचर में पेमेंट भी करनी है, वो चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए. यू शुड हैव द आइडिया दैट हाउ आई विल पे सर्टन अमाउंट्स इन द फ्यूचर और हाउ आई विल अरेंज द फंड्स इन द फ्यूचर. तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर ग्रेटर देन वन फाइनेंशियल ईयर इज़ बेसिकली द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. Same concept will be applied as long as your short term financial plans are concerned, but the time period will differentiate it from the long term financial plan. As long as the short term financial plan is concerned, we are performing the same activity as we have discussed in the long term financial planning, but the period will be less than one financial year. मीन्स टू से हमारा ध्यान एक साल की एक्टिविटीज़ पे है कि हाउ यू विल क्रिएट द फंड्स फॉर वन फाइनेंशियल ईयर. आपने इस साल में पैसे कहाँ से लाने हैं, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें हमने अपने करंट ईयर को मैनेज करना है. ठीक हो गया. अब इसके बाद है कैश प्लानिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज योर cash planning. What is the difference between financial planning and cash planning? Financial planning will deal with all the sources that can create funds for you. और funds के लिए हम बात ये नहीं कर, हम कहते हैं कि सर I need a piece of paper जिसके ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे. ठीक है, अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे अगर कोई कहे कि यार ये जो तुम क्या कहते हैं एक बॉन्ड मुझसे साइन करवा लो और मुझसे ये अपने फर्नीचर उठा के चले जाओ. अब मैंने क्या किया, मैंने डीलिंग तो किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड क्या, एक कर्ज, एक लिक्विड, एक क्या कह सकते हैं हम, एक डेट जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ. ट्रेडिंग हुई है, यू टुक अ पर्टिकुलर फर्नीचर फ्रॉम अ शॉप एंड यू गेव अ पीस ऑफ पेपर. दैट पीस ऑफ पेपर वॉज नॉट कैश. तो फंड्स के अंदर कैश आता है. फंड्स की जब आप बात करें, फंड्स के अंदर कैश आ जाता है, लेकिन कैश इटसेल्फ इज़ अ फंड एंड
कैश एज वेल, मतलब कैश की बात जब हम करेंगे तब हम सिर्फ कैश की ही बात करेंगे, लेकिन जब हम फंड्स की बात करेंगे उसमें कैश भी आएगा, उसमें बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, उसमें शेयर्स भी आ जाएंगे, हज़ार चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आपको ये टेंशन नहीं होगी या आपने ये दिमाग में नहीं रखना कि कैश का मतलब है वो फंड्स के अंदर सिर्फ कैश आएगा। फंड्स के अंदर कैश आता है, लेकिन कैश और फंड्स में दो ज़रा सा डिफरेंस ये है कि फंड्स के अंदर तो कैश आता है, कैश के अंदर फंड्स नहीं आते, क्योंकि फंड्स की बेतहाशा टाइप्स हैं। यू हैव द डेट्स, एक पीस ऑफ पेपर, वो जो आपने बॉन्ड इशू किया, आपने कॉमन स्टॉक इशू किया, आपने शेयर्स इशू किए, हज़ार चीज़ें आपके माइंड में चल सकती हैं। तो आपने कैश प्लानिंग जब करेंगे तो हमारी सेम एक्टिविटी है बट मोर टिल्ट टूवर्ड्स द कैश। हमारी बॉन्डिंग या हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ कैश के ऊपर है। अब कैश प्लानिंग में जब हम बात करते हैं तो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली द कैश बजट। As long as the cash budget is concerned, cash budget means how you are going to create the inflows and outflows of cash। ठीक है, अब मैं इसकी पहले तो आपको आसान सी डेफिनेशन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ज़रा मुश्किल डेफिनेशन पे चले जाता हूँ जो एक कंपनी की करते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि अगर मैं अपने लिए बात करूं कि हाउ आई विल क्रिएट द कैश बजट फॉर माय हाउस, मैं अपने घर के लिए कैश बजट कैसे क्रिएट करूंगा, तो पहली बात तो आएगी सर मेरे पास पैसे इनफ्लोज कहाँ से आएंगे। मैं तमाम वो इनफ्लोज ऑफ कैश की, अब कैश की भी बजट है ना, जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना, मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा। इनफ्लोज ऑफ कैश, हज़ार जिन जिन जगहों से मुझे कैश मिल सकता है, चाहे उधार मिलेगा, चाहे मैंने जाके सैलरी लूँगा, चाहे मैं जाके कोई बिज़नेस करूँगा उसका प्रॉफिट आएगा, तो तमाम चीज़ें मेरे पास इनफ्लोज ऑफ कैश होंगी। ठीक है, उसके अंदर से मैं रिमूव करूँगा आउटफ्लोज ऑफ कैश। ये मैं आपको आसान तरीका या आसान एक जनरल लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि इनफ्लो ऑफ कैश मीन 100 रुपये आ गए, आउटफ्लो ऑफ कैश मीन मैंने सारे खर्चे अपने कर लिए, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में करते हैं। ये कैश बजट इज़ सेम लाइक एन इनकम स्टेटमेंट, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हमारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज़्यादा बात होती है। यहाँ पे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लोज के ऊपर बात करनी है कि इनफ्लो मेरे पास आया $100 का और $50 के मेरे आउटफ्लोज चले गए, तो अब मेरे पास दो चीज़ें बचेंगी, यानी मेरे सारे खर्चे हो गए $50 के। आई हैड द $100 एज माई इनफ्लो एंड आउटफ्लो वॉज $50। सो कैश एक्सेस और डेफिसिट। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि सर आपने डेफिसिट क्यों लिखा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे तो एक्सेस आ रहा है कैश, 100 रुपये ज़्यादा है, 50 रुपये कम है, आपका आंसर प्लस $50 आएगा, लेकिन आपने लिखना पूरा है। ये बात मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपके जब आगे न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे वहाँ पे भी आपको जब नेगेटिव आएगा ना तब भी आपने यूँ ही लिखना है, कैश एक्सेस और डेफिसिट। ठीक है, वो $50 प्लस फिगर से पता चल जाएगा ये एक्सेस है, और $50 नेगेटिव फिगर से पता चल जाएगा ये डेफिसिट है। ठीक है, आपने अपनी जो मेन एक्टिविटी या अपना मेन पॉइंट रखना है वो प्लस और माइनस के साइन पे करना है, ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ पूरी लिख देनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो एक सिंपल लॉजिकल बात थी वो कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें अगर एक पॉइंट आप समझ लें, मैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे, ये तो इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है ना कि सर ठीक है मुझे समझ आ गया, मेरा सैलरी आएगी $100 की, आउटफ्लो ऑफ कैश मेरे खर्चे जो कैश की फॉर्म में होंगे $50 के, तो आई विल हैव अ कैश एक्सेस ऑफ 50, और अगर यही ज़्यादा हो जाए और खर्चे मेरे 150 के हो जाएंगे तो नेगेटिव 50 आ जाएगा, डैट विल बी कैश डेफिसिट, मेरे पास $50 की कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बेटा हर बच्चा मेरी ये बात समझ ले कि जब हम न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे तब हमारे पास एक बात जो प्रॉब्लमेटिक आएगी या जो पॉइंट हर न्यूमेरिकल में ही आएगा कि कंपनी की जब बात करने लगेंगे ना वो कह देंगे कि कंपनी चाहती है कि हर साल कि आखिर में आपके पास लेट्स सपोज $80 हो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपको कहेंगे कि आपने कैश बजट बनाना है और मेक श्योर करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एटलीस्ट $80 हो। तो अगर हम वही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करें तो सर मेरे पास तो $50 हैं, अब $30 को मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो $30 की कमी है, तो हमारी न्यूमेरिकल जब डिस्कशन होगी हम वहाँ पे एंड में चेक किया करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है $80 की, तो हम $30 का लोन ले लेंगे, मतलब हम उधार ले लेंगे $30 का, $30 का लोन,
और नीचे आप जो हेडिंग देंगे वो होगा मिनिमम कैश रिक्वायर्ड। आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके न्यूमेरिकल ने बताई थी वो यही थी, कम से कम आपने एक साल में या एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी अमाउंट मैनेज करनी है। तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें $80 मैनेज करनी है, हमने वो अमाउंट मैनेज कर ली है। यहाँ तक हमारी बात हो गई सिंपल कहानी की। अब इसके बाद आते हैं कि जब आप पैसे की बात, अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो आपने सर आसान सी बात समझा दी कि एक क्या कहते हैं, एक इंसान अपने लिए अगर फंड्स को मैनेज करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो तो हमें ठीक आ गई। एक कंपनी का ज़रा आप समझा दें। तो कंपनी के लिए जब भी आपने कैश बजट बनाना है, आपने 3 से 4 बातें याद रखनी है कि कंपनी के लिए आपका, चाहे चैप्टर की बात करें, चैप्टर 4 की, हमारी मेजर सोर्स ऑफ इनफ्लोज ऑफ कैश क्या हैं? हमारी सेल्स। हमारी इनफ्लोज ऑफ कैश क्या हैं? हमारी सेल्स। हम सेल करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। इनफ्लोज ऑफ कैश क्या हैं? हमारी सेल्स। सेल्स क्या हैं? कि हमें पैसे मिलेंगे। अब सेल्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं। पहली सेल्स क्या होगी? कैश सेल, यानी उसमें पैसा फ़ौरन मिल जाएगा। दूसरी सेल कौन सी होगी? क्रेडिट सेल, यानी आपने क्रेडिट पे दिए, अगले महीने या उससे अगले महीने आपको उसके पैसे वापस मिलेंगे, वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे। ये आपकी बात यहाँ तक कंप्लीट, आपको बात समझ आ जानी चाहिए। फिर ये इनफ्लोस तो आ गए, ठीक है सर, ये तो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, पैसे आ जाएंगे शेयर्स की फॉर्म में। इसे हम 2 हिस्सों से डिवाइड करते हैं। इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं, एक एक्सटर्नल फंड्स का और दूसरा है इंटरनल फंड्स का। एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फंड्स आर कंसर्न, आपने एक्सटर्नल फंड्स में हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक्सटर्नल फंड सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है। लेकिन लेट्स सपोज आपने अपना कोई फर्नीचर सेल किया, ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपने कोई फर्नीचर सेल किया है अपनी कंपनी का, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। मतलब इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो क्या, हम इनफ्लोज के लिए हमें बता देंगे कि कंपनी ने सेल से अपने पैसे मैनेज करने हैं, कंपनी ने अपना फर्नीचर सेल करना है, कंपनी को कहीं से कंपनी को ना इंटरेस्ट मिल रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? आप मेरी बात समझ लो, मेरी बात सुनो। इनफ्लोज की जब बात हो रही होगी, एग्जांपल्स दी होंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना इनफ्लो के सेल से क्रिएट कर लेना है, फिर कंपनी ने अपना कोई फर्नीचर सेल करना है, वो उसका इंटरनल हो गया, सेल एक्सटर्नल हो गया, फर्नीचर इंटरनल हो गया, ठीक हो गया। कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी जो हम डेट की बात की थी कि डेट पे प्रॉफिट क्या मिलता है, हम किसी को कर्ज देते हैं तो हमें उस पर मुनाफा क्या मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, ठीक है। सो इफ़ वी हैव गिवन $1 लाख, कंपनी ने $1 लाख किसी पार्टी को दिए हैं, ठीक है। तो $1 लाख के ऊपर उस पार्टी ने, वो जो ABC पार्टी है जिसने कंपनी को 10% इंटरेस्ट दिया, मतलब 10,000 हमारा कैश आ रहा है इस साल में। तो ये 10,000 क्या है? ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स है। फिर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, जैसे कि हमने उसकी बात की थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की। तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स पे आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो फॉर एग्जांपल 20,000 मिल रहा है, आपको 20,000 का डिविडेंड मिला है। तो ये किसकी फॉर्म में मिला है? कैश की मिला है। ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स हैं। तो बच्चे मेरी बात समझ लें, यहाँ पे मैं दोबारा बात बता देता हूँ। इनफ्लोज ऑफ कैश का मतलब है पैसे कहाँ से आएंगे। जब इनफ्लो की बात किया जाएगा, सेल प्राइमरी इनफ्लो है, ये हमेशा याद रखना कि सेल हमारा प्राइमरी इनफ्लो है। हमें सबसे ज़्यादा पैसे जो कंपनी जिस पर डिपेंड ही कर रही होती है, वो कर रही अपने सेल्स के ऊपर रही होती है, ठीक हो गया। दूसरी बात है कि जब हम फंड्स की बात करेंगे तो इनफ्लोज ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फंड्स भी होंगे, इंटरनल फंड्स भी होंगे। एक्सटर्नल होगा जो बाहर से हैं, सेल्स इटसेल्फ इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ था 1 लाख रुपए का, और उस पार्टी ने, जिसे उसने लोन दिया था, पार्टी ने हमें 10,000 का कैश इंटरेस्ट दिया, तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स है। कंपनी ने किसी कंपनी के मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ली हुई थी, यानी उसके शेयर्स को परचेज करके रखा हुआ था। उस कंपनी ने $20,000 कंपनी को डिविडेंड दिया है। डिविडेंड हमारा कैश आ रहा है और इनफ्लो है, और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। कंपनी ने इंटरनल सोर्स में जो एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, वो कौन सी एग्जांपल है आपके पास? फर्नीचर की, कि कंपनी ने अपना फर्नीचर सेल किया और उससे उसे कुछ पैसे मिल गए, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है आगे इस टॉपिक के ऊपर। आज हम चैप्टर की थ्योरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना
हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, क्या कहते हैं उसे, हमारा प्रोसेस किस चीज़ का स्टार्ट हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जब कंपनी की बात करेंगे, आपको पेज नंबर, मैं पेज ज़रा सजेस्ट करता हूँ, आप अगर उन पेजेस को जाके देखेंगे, मैं आपके सामने वैसे पेजेस को रख भी देता हूँ। ये पेज देखें आप, पेज नंबर है 128। इसमें उन्होंने कंपनी का एक बताया कैश रसीट्स, यानी इनफ्लो। रिसीट का मतलब, रिसीप्ट का मतलब का वर्ड रिसीव से आया, तो कंपनी रिसीव्स इतना कैश, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, एंड सो ऑन टिल दिसंबर, ठीक है। और डिस्बर्समेंट हमेशा को कहते हैं पेमेंट। डिस्बर्समेंट और पेमेंट आपस में सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम मतलब हैव द सेम मीनिंग। तो डिस्बर्समेंट का वर्ड हो या पेमेंट का वर्ड हो, आपने परेशान नहीं होना है। पेमेंट का मतलब आउटफ्लो, आपने जो पे करना है, आपने सैलरी पे करनी है, आपने रेंट पे करने हैं, आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, आपने ये। तो सर इसके अंदर और वो जो नेट इनकम स्टेटमेंट पड़ी है उसमें फिर फ़र्क क्या रहा है? सब कुछ तो वही आ रहा है। वहाँ पे हमने कैश को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस ही कैश 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 एंड कैश है, कि कैश रसीट, कैश डिसबर्समेंट। अच्छा, नेट कैश फ्लो का मतलब क्या आ गया? इस रिसीट्स में से आपने पेमेंट्स माइनस कर देनी है। आपके पास ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आंसर आएंगे वो एक्सेस कैश ही आएगा, मतलब पैसे ज़्यादा होंगे। डेफिसिट या कमी जो है, खसारा जो है वो कम ही आएगा न्यूमेरिकल में। उसके अंदर आपने क्या करना है, प्लस करना है बिगनिंग कैश। अब बिगनिंग कैश क्या होता है सर, ये ज़रा समझा दें आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी कंपनी के इस साल आएगा 10,000 रुपये, उसे इनफ्लो आएगा जनवरी के अंदर, ये जनवरी के एग्जांपल देता हूँ, और उसमें से माइनस कर देते हैं 5,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं आउटफ्लो या डिसबर्समेंट्स, और 5,000 उसका कैश बच गया, ठीक है। ये बन गया जनवरी का। ये जनवरी था, जनवरी 2020। तो सर जब दिसंबर 2019 ख़त्म हुआ, तब दिसंबर 2019 की भी तो कोई पेमेंट आई होगी। वो 2019 की पेमेंट कहाँ है? तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि दिसंबर 2019 में जब कंपनी ने अपना साल कंप्लीट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पॉसिबल, ये रियर केस होगा कि सर कंपनी का 1 रुपया भी उसके पास नहीं था, नहीं, कुछ ना कुछ उसने अपनी बैलेंस शीट में कैश की फॉर्म में लाजमी शो किया होगा। तो हम सपोज करते हैं कि 4,000, लेट्स सपोज दैट अमाउंट वाज 4,000, ठीक है। 4,000 एंडिंग कैश था 2019 का। तो इस साल के ये जनवरी के एंड में आपके पास कितने बचे हैं? 5,000 फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ द जनवरी, प्लस क्या कहते हैं उसे, बिगनिंग कैश जो आपके पास 4,000 आ रहा है, यानी पिछले साल का 4,000 पड़ा हुआ है। टोटल कैश कितना अवेलेबल है आपके पास? टोटल कैश कितना अवेलेबल है? 9,000 का, ठीक हो गया। अब जब आपने इस वाले कैश में बिगनिंग कैश ऐड किया, तो ये जो 9,000 आपके पास आया, इसे आप कहेंगे इस महीने का एंडिंग कैश, ठीक है। अच्छा, तो अब एंडिंग कैश हमारे पास आ गया 9,000 का। अब यहाँ पे एक बात जो आपने समझनी है ना, वो ये है कि आपको बुक के अंदर या उस पेज के अंदर, वो जो आपको पेज 128 मैंने बताया है, मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा। यहाँ पे उन्होंने आपको क्या किया है, एंडिंग कैश निकाल लिया। कैसे निकाला? कैश रिसीट में से माइनस किया डिसबर्समेंट, या वो नेट कैश आ गया इतना, ठीक है। उसमें बिगनिंग कैश ऐड किया, यानी 2019 का जितना कैश पड़ा था वो आपको ऐड किया, एंड लेटर ऑन दे गेव यू द आंसर एज एन एंडिंग कैश। ये आपका एंडिंग कैश आ गया, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना है मिनिमम कैश बैलेंस। मिनिमम कैश बैलेंस क्या है? कि जितना आपको कह दिया गया है कि जी हमें इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब आप मिनिमम कैश बैलेंस आप माइनस करेंगे, तो आपके पास या एक्सेस बचेगा, या आपको बताया जाएगा कि जी हमने मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट माइनस की है और हमें रिक्वायर्ड टोटल फाइनेंसिंग। अब ये बात मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये हमें ज़रा समझा दें। तो अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस बात को समझो। बात ये है कि 9,000 हमारे पास आ गए, इट वाज ओके दैट यू हैव क्रिएटेड अ 9,000 एंडिंग कैश, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें कह दिया कि जी सर आपने कम से कम ना 4,000 रुपये रखने हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर आपने कम से कम ना 4,000 रुपये आपने मेंटेन करके रखने हैं। तो सर हमारे पास तो 9,000 आए हैं, आप मुझे मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कह रहे हैं 4,000 की। तो 9,000 में से अगर 4,000 माने, तो हमारे पास तो एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ पे बोरोइंग की या रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग की कंसेप्ट तो नहीं आता, तो वाकई नहीं आता, ये ज़ीरो आ गया। और एक्सेस में कितने कैश पैसे आ गए? 5,000 एक्सेस में पड़े हुए हैं।
ये आपने सिर्फ अपने माइंड में बनाना है। ये एग्जांपल तो समझ आती है सर, ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि सर ये जो एंडिंग कैश है इट विल बिकम द बिगनिंग कैश ऑफ द नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, हम बिगनिंग कैश इसे बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आया जो हमारे इनफ्लोज आए ना वो आ गए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगेन आ गए 10,000 के। सही हो गया। अब यहाँ तक इसे समझिएगा, ये मैं फरवरी की एक्टिविटी कर रहा हूँ। फरवरी में हमारे पास, ये मैं एग्जांपल सारी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको कि 10,000 के आपके क्या आ गए इनफ्लोज। अब आउट डेफिसिट्स या जो डिसबर्समेंट्स हैं, पेमेंट्स जो आपने फरवरी में करनी है ना, वो तकरीबन आ रही हैं 23,000 की। तो अब आपके पास आंसर कितना आएगा, -13,000। आपने के पास एक्सेस नहीं आया, आपके पास डेफिसिट आया 13,000 का। इसमें प्लस कर देते हैं बिगनिंग कैश। ये वाला एंडिंग विल बिकम द बिगनिंग, ये वाला क्या था, बिगनिंग लिया था हमने 2019 के दिसंबर का। तो इट विल, ये बेटा जिसे ना समझ आ रहा हो मेरी बात को समझे कि हमने 10,000 फरवरी की एग्जांपल ली और फरवरी में डेफिसिट या डिस्बर्समेंट्स हमारे आए 23,000 के, 13,000 का डेफिसिट आ गया। सर हमारा खसारा इस महीने का हुआ है 13,000 का। ठीक हो गया। अब 13,000 में प्लस करेंगे जनवरी का एंडिंग, एंडिंग जनवरी का विल बिकम द बिगनिंग ऑफ फरवरी। जनवरी का एंडिंग पैसे जो 9,000 के थे विल बिकम द बिगनिंग ऑफ फरवरी। अब टोटल पैसे माइनस का 13 एंड 4, कितने पैसे बचे एंडिंग में, -4,000 बचे। और हमें मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, हमारे पास मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए सर, हमें हर महीने 4,000 रुपये मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है आपको 4,000 मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन आपको अब बोरोइंग करनी पड़ेगी। और यहाँ ये पॉइंट, ये बेटा ये जो अल्फाज मैं मुंह से बोल रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 13,000 का हमारा डेफिसिट था, यू एडिड द बिगनिंग 9,000 कैश, तो हमारे पास -4,000 एंडिंग कैश बच रहा है। और हमें मिनिमम पैसे एंड में पॉजिटिव के रखने हैं 4,000 के, तो अब हमें बोरोइंग कितने की करनी चाहिए, तो आपको 8,000 की बोरोइंग करनी चाहिए। ये बात समझो, मैं 8,000 की बोरोइंग करके क्या करूँगा, उसमें से 4,000 मैं अपने ये जो एंडिंग कैश में नेगेटिविटी या नेगेटिव फंड्स है उसे पूरा करूंगा, और बाकी 4,000 का एज अ मिनिमम कैश मैं मेंटेन करूंगा। इसलिए मैं 8,000 की बोरिंग करूंगा, और एक्सेस में मेरे पास क्या आया, अब 0 आया। दोबारा मेरी बात समझो, मेरी सारी बात आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने साल शुरू किया जनवरी में, ये कैश बजट इसे ये समझ आ गया, इसे समझो उसके 4 से 5 न्यूमेरिकल्स, तो मुश्किल वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए। जनवरी में हमारे पास आया 10,000 में डिसबर्समेंट्स या पेमेंट्स जो जनवरी की थी वो 5,000 की थी। तो हमारे पास नेट कैश कितना आया, 5,000 का, यानी इनफ्लोज में से आउटफ्लोज निकाली तो 5,000 में बिगनिंग कैश जो दिसंबर 2019 का एंडिंग था वो बिगनिंग बन गया जनवरी का, 4,000 ऐड किया तो एंडिंग कैश आपके पास आ गया 9,000 का। ठीक है, अब एंडिंग 9,000 है, और मिनिमम आपने कसम खाई हुई है कि दैट सर द कंपनी, इट्स कंपनी पॉलिसी दैट द कंपनी शुड हैव टू मेंटेन अ 4,000 मिनिमम एंडिंग कैश, कि कंपनी हर महीना ख़त्म करने पे दे शुड हैव एटलीस्ट 4,000। तो हम 9,000 तो हमारे पास है, 4,000 हमारी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, और एक्सेस पे पैसे कितने पड़े हैं 5,000। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। हमने ये वाली एक्टिविटी सिर्फ एज अ सेपरेट एक्टिविटी करनी है, हमारी एक्टिविटी यही चल रही है। ठीक हो गया। अगले महीने में आई फरवरी में वी क्रिएटेड द इनफ्लोज ऑफ 10,000। इन फरवरी यू ऑल्सो क्रिएटेड अ आउटफ्लोज ऑफ 23,000। आपकी जो आउटफ्लो हुई, डिसबर्समेंट्स हुई, पेमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा हो गई 23,000 की। तो आपके पास डेफिसिट नेट कैश डेफिसिट कितना आया 13,000 का। अब 13,000 का डेफिसिट है, उसमें हमने ऐड किया, इसका एंडिंग विल बिकम द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ। तो 13 प्लस 9,000 ये वाला बिगनिंग ऐड किया, तो हमारे पास टोटल कितने पैसे बच गए, नेगेटिव का 4,000। अब यहाँ पे मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट अगेन 4,000, हमें 4,000 तो चाहिए, तो अब हमें बोरिंग करनी पड़ेगी, उधार पे पैसे उठाने पड़ेंगे। और उधार कितने उठाएंगे सर, 4,000 उठाएं, तो 4,000 गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि 4 उठाएंगे तो हमारा एंडिंग कैश 0 पे आ जाएगा। 4,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो 0 पे, जबकि हमने कितना रिक्वायर रखना है, मिनिमम 4,000। तो हमें बोरिंग 4,000 की नहीं करनी, वी शुड बोरो 8,000, कि जिनमें से 4,000 तो हम डेफिसिट जो एंडिंग डेफिसिट है उससे क्लियर करेंगे, और रिमेनिंग 4,000 अपनी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ये आपकी टोटल डिस्कशन थी चैप्टर नंबर टोटल डिस्कशन कह रहा हूँ, ये आपकी मेजर पार्ट था, वन मेजर पार्ट और वन मेजर पिलर ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हमारी जो कहानी आती है या जो हमारी डिस्कशन है
वो है हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि है प्रॉफिट प्लानिंग। ये परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और परफॉर्मा बैलेंस शीट। परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और परफॉर्मा बैलेंस शीट को मैं ज़रा समझा रहा हूँ, इसे यहाँ पे रफ में समझना है। इसकी जो मेन समझ आनी है वो आपको न्यूमेरिकल की ही आनी है। ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकली, जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा ये आपको मैथ्स तब आएगी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। ये प्रोफॉर्मा, प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। प्रोएक्टिव का वर्ड हमने सुना हुआ है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले से तैयार शुदा। प्रोएक्टिव मीन्स यू आर रेडी टू फेस अ पर्टिकुलर डिफिकल्टी बिफोर इट्स अक्रेंस। प्रोएक्टिव, ठीक है। आप यू वर एक्टिव बिफोर द इंसिडेंट, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। प्रो फॉर्मा, फॉर्मा मीन्स द फॉर्मुलेशन, फॉर्मेशन। प्रो फॉर्मेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रो फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट। यानी हमने पहले से ही इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है, पहले से ही बैलेंस शीट बना लेनी है। अब ये बात बंदे को या आपके माइंड को ऐसे अजीब लगेगी, शॉकिंग लगेगी कि सर अभी तो साल कंप्लीट नहीं हुआ, आप इनकम स्टेटमेंट पहले से कैसे बना सकते हैं? सर अभी तो साल कंप्लीट नहीं हुआ, आपने बैलेंस शीट कैसे बना ली? तो यही ये सेकंड पिलर, और दिस इज़ द लास्ट पिलर ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसको समझें। मैं बड़ी आसान सी डिस्कशन में आपको सारी बात समझाता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं लेट्स सपोज 2015 की, ठीक है। 2015 में हमारी सेल्स आई 1 लाख की, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 40,000 का। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूँ, सी जी एस आपका आया 40,000 का, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000 का। इसमें से आपने माइनस किए एक्सपेंसेस, जिसमें आपने रेंट एक्सपेंस किया, आपने सैलरीज एक्सपेंस की, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया, आपने क्या कहते हैं वेजेस पे की, आपने यूटिलिटीज़ पे की, ठीक है। मैं इस पे सब में ना कह देता हूँ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। ये मेरी एग्जांपल जो समझ गया ना, उसे पूरा ये दूसरा पिलर इस चैप्टर का समझ आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आया? 10,000 का। अब मैं पहले क्या करता हूँ, परफॉर्म अभी मैंने बनाया ये क्या है, 2015 के इंसिडेंट होने के बाद बनाया। अभी तक मैं प्रो वाला एक्टिव वाले बात पे गया ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी 100% सेल्स थी, यानी 1 लाख मेरी 100% सेल थी, तो कितने परसेंट CGS था? 40%। कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट था? 60%। कितने परसेंट रेंट था? 10%। कितने परसेंट रेंट था? 10%। सर ये आप कैसे निकाल रहे हैं? 40 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 40%। 60 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आपका जो कॉमन साइज एनालिसिस का प्रोसेस है ना, कॉमन साइज कहते हैं इसी को है, दोबारा समझ लो, कॉमन साइज भी एक साथ ही समझ लो। कॉमन साइज एनालिसिस का प्रोसेस है ना, वो ये इसी को कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। कि एक कॉमन पॉइंट आपने बना लिया, उसी के साइज के साथ आप सारी चीज़ों को मैयर करते जाते हैं। ये कॉमन साइज एनालिसिस है कि 1 लाख आपने एक कॉमन पॉइंट डिसाइड कर लिया एंड लेटर ऑन यू आर कंपेयरिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग विद दैट थिंग। तो हमने 40 को इसके साथ किया, 60 को इसके साथ किया, 1 इसको इसके साथ किया, इसको इससे किया, ये 10% आ गया, ये 10% आ गया, ये 10% आ गया, और ये 10% आ गया। अब ये चीज़ थी 2015 की। अब 2016 के ऊपर आते हैं। तो 2016 की मैंने प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मुझे सिर्फ ये बताया है कि अगर तुम्हारी सेल्स 22 लाख हो, ये हमने प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन मीन्स फर्स्ट किया कि अगर तुम्हारी सेल्स 22 लाख हो, तो फिर बताओ कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जवाब आएगा। तो मैंने कहा क्योंकि मेरी 2 लाख की सेल्स हैं, 2 लाख, तो पिछले साल 40% ऑफ सेल मेरी CGS थी, इस साल भी इसका 40% ले लेता हूँ, तो CGS मेरा कितना आ जाएगा? 80,000 का। अभी हुआ नहीं है, मैंने पहले ही बना लिया। फिर अगर 60% है तो इसका 1,20,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। रेंट मेरा एक्सपेंस इस साल का आ जाएगा 20,000। कैसे? मैं इसी 2 लाख का 10% लेता जा रहा हूँ, इसी 2 लाख का ये, इसी का 40, इसी का 60, इसी का 10, इसी का 10, इसी का 10। तो सारी मैं इसी पिछले साल के कंपैरिजन से कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। रेंट मेरा आ गया 20,000, सैलरीज मेरी अगेन 20,000 आ जाएंगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा 20,000 आ जाएगा, वेजेस मेरा 20,000 आ जाएगी, यूटिलिटीज़ मेरे 20,000 आ जाएगी,
और नेट प्रॉफिट भी मेरा 20,000 आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने इस साल, ये भी साल हुआ नहीं है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट पहले ही बना के दिखा दी। कैसे बनाई, पिछले साल के सारी परसेंटेजेस को इस्तेमाल करके मैं एक्टिविटी करता गया और मेरा जवाब निकल गया। इस मेरी वीडियो को दोबारा देखो जिसे ये बात समझ नहीं, हमने पिछले साल के डाटा पे इस साल की सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। ये इसी को कहते हैं परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच, अगले पार्ट पे मिलेंगे।